बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दियार डिजिटल नेटवर्क से मैं हूं आतिफ खालिद सत्ती। प्रोग्राम पब्लिक टॉक में आप सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ एक वेल नोन और सक्सेसफुल बिजनेस पर्सनैलिटी मौजूद हैं। एक बड़े और कामयाब और काबिल एतमाद ग्रुप के चीफ एग्जेक्टिव हैं। इनका ग्रुप जो है वो मार्केट में इंतहाई मोतबर, बावकार और काबिल एतमाद तरीके से आवाम में जाना और पहचाना जाता है। इनके ग्रुप ने एक दो नहीं बल्कि 25 के करीब अहम तरीन कमर्शल प्रोजेक्ट्स पाया तकमील को पहुँचाकर अहम संग मील अबूर किया है। क्लाइंट्स इनके लिए सरमाया इफ्तिखार हैं। इनके ग्रुप की निगरानी में चलने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना सिर्फ सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो आज की नशिस्त में हम इनसे मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से, कारोबार के हवाले से, रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से इनकी माहिराना राय से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे। तो आज अज़राए करम हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ तनवीर एसोसिएट्स के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी आप ठीक है, खैरियत से? बहुत शुक्रिया, मैं आपका ममनून हूँ, आपने अपनी गुनागू मसरूफियात से हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आप तनवीर एसोसिएट्स के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। आपका ग्रुप जो है वो बड़ा काबिल एतमाद गिना जाता है। तो मुख्तलिफ़ लोग जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो जारी रखे हुए हैं, मुख्तलिफ़ लोग मार्केट में काम कर रहे हैं। आप ये फरमाइए कि तनवीर एसोसिएट्स दीगर से कैसे मुख्तलिफ है और इसकी इनफरादियत क्या है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और मुझे इंटरव्यू के लिए आपने मदऊ किया। और दूसरा, मेरी सबसे पहले तो अल्लाह के हज़ूर ये दुआ है कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक सैलाब की ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि अभी मैंने टीवी पे देख रहा था कि आधे से ज़्यादा मुल्क इस वक्त डूबा हुआ है। और हमारी ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह की ज़ात उनकी मुश्किलात में आसानी पैदा करे और बीइंग ए ब्रदर्स हमें बढ़ चढ़ कर उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। और दूसरा, आपने तनवीर एसोसिएट्स की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाकी बिल्डर से मुनफरिद बनाती हैं। उनमें सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को बड़ा फोकस होके करते हैं। और मैं ख़ुद वीकली अपने हर प्रोजेक्ट के ऊपर विज़िट करता हूँ और उसकी जो क्वालिटी है उसको मैंने ख़ुद चेक रखा हुआ है। और मेरा ख़्याल है कि यही एक वजह है कि हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो टाइमली डिलीवर भी होते हैं और जो क्वालिटी हम लोगों से प्रॉमिस करते हैं वो ना सिर्फ उस हिसाब से डिलीवर होती है बल्कि डे बाई डे उसमें बहुत ज़बरदस्त जो है वो उसमें हम जिद्दत लेके आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे बाकी भी बिल्डर्स हैं उनको भी चाहिए कि अपना प्रोजेक्ट जो है वो फोकस होके करें, अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपरली विज़िट करें, अपने जो स्टाफ हैं या जो अपनी टेक्निकल टीम है उन पे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये एक बहुत इनफरादियत है हमारे काम में और बाकी के काम में। मैं ये समझता हूँ कि ये एक इनफरादियत है। राइट सर। शाह साहब ये फरमा रहे हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील और टाइम पे डिलीवरी जो है वो तनवीर एसोसिएट्स की जो है वो ख़ासियत है और इनफरादियत है। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइए कि हम आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में कारोबारी सूरत हाल क्या है? बिलखसूस जुड़वा शहरों में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कारोबार के किस हद तक मौके मौजूद हैं? एक बिज़नेस मैन क्या सोच रहा है? ताज़ा तीन सूरत हाल से थोड़ा सा हमारी मालूमात में इजाफा फरमाइए। देखिए जी, अब तो एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया है, मुल्की हालात जो हैं और कारोबारी हालात वो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि पूरे मुल्क में जितनी भी आवाम है वो जानती है। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है उसमें डेफ़िनेटली कारोबार मुतासर हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे इस मुल्क के, उनको भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए सबके लिए। इस वक्त जो डॉलर की प्राइस है वो पिछले दिनों हम बड़े खुश थे कि वो नीचे आ रही थी, अब दोबारा से वो ऊपर जा रही है। तो ऑब्वियसली एक टेंशन का माहौल है। बट मैं जिस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, इसका मैं मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक देख रहा हूँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त लाखों घरों की कमी है और अब मैं अगर ये भी कहूँ कि करोड़ों घरों की कमी है तो मैं हक बजानब हूँ। और इस वक्त सप्लाई और डिमांड का बहुत बड़ा गैप है, इसीलिए जो भी प्रोजेक्ट मार्केट में आता है वो बिक भी जाता है और वो बने या ना बने वो एक दफ़ा ज़रूर वो सेल आउट हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रियल एस्टेट का जो शोबा है ये डेफ़िनेटली
इसके हालात अगर अभी थोड़े स्लो हैं तो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा इसमें अप्रिसिएशन मैं देख रहा हूँ। जी, शाह साहब ये फरमा रहे हैं कि रियल स्टेट सेक्टर का मुस्तकबिल ताबनाक देख रहे हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि मौजूदा दौर में डीसी रेट्स में का खासा इजाफा हो चुका है और बिलखुसूस रकबा जात के जो डीसी रेट्स हैं इनमें कई 100 गुना इजाफा हो गया है, तो इसका हुकूमत को किस हद तक रेवेन्यू मिल रहा है, इस बारे में थोड़ा सा हमारी रहनुमाई फरमाइए। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जो मैंने मुफ्ती इस्माइल साहब की शुरू में गुफ्तगू सुनी थी, उनका ये टारगेट नहीं है कि जो रेट्स हैं टैक्सेस के वो बढ़ा के तो कोई रेवेन्यू जनरेट किया जाए। वो इस शोबे की हौसला शिकनी उन्होंने की है और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बहुत अच्छा फ़ैसला नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट के साथ इनडायरेक्टली कोई 64 के करीब जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी ट्रांजैक्शन कम हो जाएगी, और अगर टैक्स रेट कम होगा तो ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी। तो रेवेन्यू की जहाँ तक बात है, कि मेरा ये ख्याल है कि उनका ये गोल नहीं था कि हम रेवेन्यू जनरेट करें, उनका ये ख्याल है कि ये पैसा निकल के इंडस्ट्री में आना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ लगनी चाहिए। तो इंडस्ट्रीज़ जब आप लगाना चाहते हैं तो फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए एक मुवाफ़िक माहौल भी आप पैदा करें। मुल्क के अंदर आपकी बिजली नहीं है, किसी भी शोबे में आप उठा के देख लें, ये इस वक्त बदबू-हाली का वो शिकार है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक रियल एस्टेट ऐसा शोबा है जिससे लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं, जिससे हर बंदा किसी ना किसी लेवल पे रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है। तो इस तरह के शोबे की तो हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि हौसला शिकनी की जाए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर उनका ये टारगेट था कि उन्हें इसमें रेवेन्यू में इजाफा करना था, तो जिस दिन से उन्होंने रेट बढ़ाए हैं उस दिन से लेके और जब रेट पुराने थे वहाँ कंपैरिजन कर लें कि इनको रेवेन्यू ज़्यादा मिला है या काफ़ी कम मिला है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको हुकूमत वक्त को इस पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है। जी, हुकूमत वक्त को इस पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, शाह साहब ये फरमाइएगा कि आप काफ़ी अरसे से अब्दुल मजीद साहब के साथ भी काम कर रहे हैं, तो शुनीद है कि अब्दुल मजीद साहब ने फैसल हिल्स में बहुत ज़्यादा जुर्माने कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ कर दी हैं और मार्केट रेट फैसल हिल्स की क्रैश कर चुकी है। थोड़ा सा इस बारे में वजाहत फरमाइए सर, ये क्या सिलसिला है? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपकी तस्दीक करना चाहता हूँ कि फैसल हिल्स की मार्केट ने बिल्कुल क्रैश नहीं किया, बल्कि मैं तो 22 साल से रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। मैंने मुख्तलिफ E11 जब मजीद साहब ने शुरू किया था तो तब से उनके साथ हूँ। वो हमारे मेंटोर हैं, हमारे आइडियल हैं, हम उन्हें देख के काम करते हैं, बल्कि हमने उन्हें देख के काम सीखा है। तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये कह सकता हूँ कि इस वक्त फैसल हिल्स में जितनी एक मुवाफ़िक इन्वेस्टमेंट मौजूद है आपकी और फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट मौजूद है, वो जुड़वा शहरों में कहीं भी नहीं है। मैं अगर आपको मिसाल दूं कि यहाँ पे जो है वो पिंडी इस्लामाबाद में भी प्रोजेक्ट नहीं है, अटक में प्रोजेक्ट फॉल करते हैं, या उसके जुड़वा बाकी पिंडी के ज़िला में जो है वो प्रोजेक्ट फॉल करते हैं, पर उनके जो स्पॉन्सर्स हैं, उनके जो मैनेजमेंट है वो इस्लामाबाद के नाम पे वो प्रोजेक्ट बेच रही है। जबकि अगर फैसल हिल्स की आप बात करें तो अभी हम E11 में बैठे हैं, आप मेरे साथ चलें, मागला एवेन्यू पूरी तरह अभी ऑपरेशनल भी नहीं हुई। मैं आपको विदिन 15 मिनट्स फैसल हिल्स के अंदर ले जाऊंगा। रास्ते में ही CDA का एक सेक्टर आता है D12, वहाँ पे अगर 5 मरला के प्लॉट की आप प्राइस पता करें तो वो 2 करोड़ 60-65 लाख से उसकी प्राइस शुरू होती है, और अच्छा प्लाट 3.5 करोड़ का भी है। और मैं थोड़ा बहुत हमारा काम D12 में भी है कंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ पे जो 5 मरले का घर है उसकी प्राइस 5.5 करोड़ भी है। तो अब D12 से फैसल हिल्स का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 10 मिनट का अभी है, और जब ये मागला एवेन्यू फुली ऑपरेशनल होगी, D12 से उसको प्रॉपर लिंक जब मिल जाएगा और GT रोड पे जो एक इंटरचेंज बनना है वो जब बन जाएगा, कोई हर्डल नहीं रहेगी, तो डेफिनेटली ये इसका डिस्टेंस कम हो के 7 से 8 मिनट होगा D12 से। तो वहाँ पे फैसल हिल्स के अंदर अभी भी आपको प्लॉट 5 मिलियन में 5 मरले का मिल सकता है। जबकि मैं अगर कंपैरिजन डेवलपमेंट का करूँ तो D12 फैसल हिल्स के करीब भी नहीं है। D12 एक बड़ा प्रॉपर सेक्टर है CDA का, लेकिन आप अभी भी जाएं वहाँ पे 12-12, 14-14 करोड़ के लोगों के घर हैं और आगे सड़क जो है वो टूटी हुई है। जबकि फैसल हिल्स में अभी अब लाइफ आके शुरू हुई है, अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, वहाँ पे आप कोई रोड मुझे कच्ची दिखा दें। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ तक आपने जुर्मानों की बात की, मैं ये समझता हूँ कि लोग जो हैं वो इस चीज़ को तो शायद इतना नापसंद नहीं करते कि कोई आपसे पैसे ले ले और सेक्टर को डेवलप ना करे, कोई आपसे फ्रॉड कर ले और उसके पास NOC ना हो, कोई आपसे फ्रॉड कर ले और उसके पास ज़मीन ना हो। इस चीज़ को लोग इतना नापसंद नहीं करते, लेकिन लोगों को ये है कि जी एक हमने 4,35,000 जमा करा दिया, आपने 30 लाख का प्लॉट ख़रीदा हुआ है, बाकी 26 लाख भी तो आपने देना है।
अगर मजीद साहब भी इसी चीज़ पे रहते कि मैंने 4 लाख लिया हुआ है, मुझे बाकी पैसे मिलेंगे तो मैं डेवलप करूंगा, तो इनका 30 लाख का प्लॉट 60 लाख का होना था। बल्कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पहली बुकिंग हुई थी वो 12,95,000 की हुई थी। अब ये 12,95,000 वाला जो प्लॉट है वो भी किस्तों में, उन्होंने 3 साल की किस्तों में 12,95,000 लिया। 12,95,000 वाला प्लॉट जो वो 65 लाख को भी उसने टच किया है। तो वो जिसने 3 लाख रुपए जमा कराए हुए हैं उसकी जो प्लॉट की प्राइस है वो 65 लाख पे चली गई और उसने बाकी अपना 9 लाख जमा नहीं कराया। उस पे अगर 3 लाख रुपए फ़ाइन उसको देना पड़ रहा है तो ये इस चीज़ को लोगों ने बहुत नापसंद किया। मैं ये समझता हूँ कि ये टोटली अनफेयर है। चौधरी मजीद साहब इस मुल्क का एसेट हैं। मैंने उनके साथ 22 साल काम किया है और उनको जो वो कहते हैं वो मैंने डिलीवर होते हुए देखा है। ये E11 में हम बैठे हैं, ये भी उन्हीं का बनाया हुआ, ये E11-3 है। E11-1 उन्होंने डिलीवर किया। उसके बाद मल्टी की कोई 1 लाख के करीब कनाल ज़मीन है वो उन्होंने डेवलप करके डिलीवर की, फैसल हिल्स है। मैं ये समझता हूँ कि स्कैंडल तो इस चीज़ का होना चाहिए कि एक जो डेवलपर है वो पैसे लेके खा गया और उस पर नैब के केसेस बन गए, FIA के केसेस बन गए, उस चीज़ को कोई इतना नापसंद नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ हमारे अपने ही दोस्त जो हैं वो दफा में सामने नहीं आते। मजीद साहब एक इस मुल्क का, जैसे मैंने पहले कहा, इस मुल्क का एक असासा है। आप उनकी किसी स्कीम में जाके देख लें, जिस रेशो से उन्होंने रिहायशी प्लॉट डेवलप किए हैं उसी रेशो से आपको ओपन स्पेसेस मिलेंगी, उसी रेशो के हिसाब से आपको बड़े बड़े पार्क्स मिलेंगे। अभी से उन्होंने पब्लिक बिल्डिंग पे खुद से काम करना शुरू कर दिया है। अगर फैसल हिल्स की बात करें, वहाँ पे रूट्स इंटरनेशनल की एक बहुत बड़ी ब्रांच आ रही है, उसका पूरी की पूरी बिल्डिंग वो अपनी पॉकेट से बना रहे हैं। वहाँ पे शांजे लीजे तर्ज की एक वो आर्च बना रहे हैं जिसपे उनका कमो बेश 60 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आ रहा है। तो ये कौन डेवलपर है जो लोगों के लिए इस तरह सोचता है? मैं ये समझता हूँ कि एक सस्ती रिहाइश देने में चौधरी अब्दुल मजीद साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जिसकी इस वक्त ज़रूरत भी है। अभी जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने एक नारा लगाया था कि जी हम आगे लोगों को 50 लाख घर बना के देंगे। उन्होंने क्यों बोला था? क्योंकि यहाँ सस्ती रिहाइश नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह के बिल्डर की, इस तरह के डेवलपर की कदर की जानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मजीद साहब ने बिल्कुल फेयर होके खेले हैं। एक उनका प्रोजेक्ट है फैसल रेजिडेंशिया, जिस तरह उसमें वो लोगों को ट्रीट कर रहे हैं उसकी भी नज़ीर पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस शायद दुनिया में नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशिया के अंदर उनका एक प्रोजेक्ट है, वो किसी वजह से डिले हुआ, वो डिलीवर नहीं हुआ। उन्होंने एक पॉलिसी ये दी कि अगर आपने मेरे पास 15 लाख रुपए जमा कराए हुए, आप मुझसे 30 लाख रुपए वापस ले लें, और चाहें तो आप कैश की सूरत में ले लें, चाहें तो आप किसी प्रोजेक्ट में मेरे री इन्वेस्ट कर दें। तो ये तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि यहाँ पे किसी को आपने 10 लाख की डाउन पेमेंट दे दी, उससे 10 साल में आप अपनी डाउन पेमेंट वापस नहीं निकलवा सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो क्रिटिसिज्म है ये बिल्कुल बेजा है। इंसान को फेयर होना चाहिए, और फेयर ये है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब इस मुल्क का एहसास है और उनकी कदर की जानी चाहिए। जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तनवीर एसोसिएट्स ये तनवीर हुसैन शाह साहब ये फरमा रहे कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब इस मुल्क का एक बड़ा एसेट है और उनकी कदर की जानी चाहिए। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइए कि आपने साबका गवर्नमेंट का जिक्र किया अपनी गुफ्तगू में और 50 लाख घरों का जिक्र किया। साबका गवर्नमेंट ने रियल स्टेट इंडस्ट्री और अलाइड इंडस्ट्रीज़ को ऊपर उठाने के लिए एमनेस्टी स्कीम जारी की थी। तो मौजूदा गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री को ऊपर उठाने के लिए कोई इकदाम उठा रही है, आपके साथ तावन कर रही है या नहीं कर रही? इस बारे में थोड़ा सा हमारी मालूमात में इजाफा कीजिए। देखिए, हम चूँकि पब्लिकली प्राइवेटली काम करते हैं, हमने हमेशा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको अप्रिशिएट किया है। लेकिन इसमें यह है कि जैसे अगर पिछली गवर्नमेंट की आप बात करें, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इकदाम उठाया, अपना एमनेस्टी स्कीम दी, उसके अलावा उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हौसला अफजा चीज़ें दी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने थोड़ा सा एक चेक बनता था कि जैसे अगर आपने एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दिया तो उससे आपकी कंस्ट्रक्शन खातर खा उसमें इजाफा होना था, और वो हुआ भी। तो वो एक चेक रखने की बात थी कि जो उसके साथ एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसका फ़ायदा ना उठाएं। जो ही कंस्ट्रक्शन का पेस ज़्यादा हुआ, कंस्ट्रक्शन का हुजम बढ़ा, उसकी अमाउंट बढ़ी, तो साथ साथ सीमेंट की, स्टील की प्राइसेस वो जस्टिफाई नहीं करती थी जिस हद तक बढ़ गई। तो मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को भी कंट्रोल किया जाना चाहिए था, ताकि जो इस कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे उस एमनेस्टी स्कीम को लेके अपने जहन में रख के उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता, उनकी हौसला अफजाई होती, आगे जाके काम करते। एनीवेज उसको नहीं रखा गया तो वो अनजस्टिफाई रेट्स ऊपर गए। इसके बाद इस गवर्नमेंट से भी मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो आपकी 64 इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, आपके लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली इसको जब आप कुछ रिलीफ देते हैं तो वो रिलीफ नीचे तक एक आम आदमी तक पहुंचता है। राइट।
अगर रियल स्टेट इंडस्ट्री को ऊपर उठाया जाए तो 64 अलाइड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ग्रूम करती हैं और इस हवाले से हुकूमत को तावन करना चाहिए। अच्छा सर, ये फरमाइए कि आप, जैसा कि आपने खुद अभी बात की है कि गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम जारी की थी, लेकिन उसमें आप ये फरमा रहे हैं कि पॉलिसी में कुछ फुकदान था। तो हुकूमती जब पॉलिसी साज जब पॉलिसियाँ बनाते हैं तो ये फुकदान ना हो, कंप्लीट पॉलिसी हो, कंप्लीट बेनिफिट मार्केट तक जाए, रियल स्टेट बिल्डर डेवलपर्स तक कंप्लीट बेनिफिट जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या आप ये समझते हैं कि रियल स्टेट के कुछ माहिरीन को भी बीच में शामिल कर लेना चाहिए, उनकी आरा को भी मलूज़ खातर रख के पॉलिसियाँ बनानी चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम बात है, इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकती है और इसको मैं अभी तो इसमें सिर्फ इतना कह के सम अप करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको ये चेक होना चाहिए कि जो मार्केट में काम करने वाले लोग हैं उनकी कोई हिस्ट्री है या नहीं है। एक प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया है, क्या वो आप प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर करने की भी कैपेसिटी है या नहीं है। तो जब साफ़ सुथरे लोग मार्केट में होंगे, कोई स्कैंडल नहीं बनेगा, तो फिर ये इंडस्ट्री फले फूलेगी। चाहे जितना मर्ज़ी ये जो गवर्नमेंट है इस पे टैक्सेस लगा ले, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इशू ये भी है बहुत बड़ा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बिल्डर्स जो हैं वो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारी बुकिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी, हमें किस्तें बड़ा टाइमली मिलेंगी। एक जो 5 साल का प्लान है वो कर लेते हैं, जबकि उसके लिए फ़िज़िकली उनके पास तैयारी नहीं होती, वो मार्केट के पैसे पे ही बेस कर रहे होते हैं, जिस वजह से प्रोजेक्ट फंसते हैं। जब प्रोजेक्ट फंसते हैं तो लोगों का पैसा फंसता है, जब पैसा फंसता है तो लोग इस शोबे से पीछे हटते हैं और किसी अच्छे बंदे पे भी वो ट्रस्ट करने के लिए, किसी अच्छी कंपनी के लिए के ऊपर भी वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। तो डेफ़िनेटली गवर्नमेंट को बहुत, जैसे मैंने कहा, वो कोई पॉलिसी का फुकदान नहीं था, पॉलिसी बहुत अच्छी थी, लेकिन फुकदान इस चीज़ का था कि उस जब कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से बनी, एक आम बंदे ने भी घर बनाना शुरू किया, आम बंदे ने भी प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, तो उससे ये जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ थी जो कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ होता है, सीमेंट, स्टील, इनकी जो प्राइसेस हैं वो जस्टिफाई नहीं थी जिस स्पीड से बढ़ी। तो ये भी फुकदान है। और इसके साथ साथ जो मैंने ये बात की कि चेक भी होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने एक अथॉरिटी भी बनाने की कोशिश की, शायद वो रजिस्टर्ड भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो गैर फ़ाल है, कि जो मार्केट में वो फेक डेवलपर ना आए, और आए जो लॉन्च करे उस पर कोई ऐसी पाबंदी हो कि वो उसको डिलीवर भी करे। आप इस वक्त भी देख लें, आपके किसी भी शहर में चले जाएँ, आपकी मैक्सिमम होर्डिंग्स प्रोजेक्ट से भरी हुई हैं, ये टावर, फलाना हाइट, फ़लानी सोसाइटी, आप उसमें देखें कि डिलीवर होने की कितनी रेशो है। तो इस चीज़ पे सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए, और जब ये चीज़ कंट्रोल हो जाएगी तो आपकी मैक्सिमम चीज़ें खुद ब खुद कंट्रोल आएंगी। राइट सर, मैं इस मौके पर सर आपके एक्सपीरियंस से, चूँकि आप यंग और डायनामिक शख्सियत के मालिक हैं और नए आइडियाज़ आपके जहन में हैं और बड़ा एक्सपीरियंस भी है रियल स्टेट सेक्टर में आपका, आप ये फरमाइए सर, मुल्क के पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारों के लिए किस हद तक मुफीद है? बैरूनी सरमायाकारी के यहाँ पे किस हद तक मौक़े मौजूद हैं? और बैरूनी सरमायाकार अगर यहाँ पे आ जाए हमारे मुल्क में तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है? थोड़ा सा इस हवाले से हमारी ज़हन साज़ी। डेफिनेटली अभी भी आप देखें तो हमारी माइशत की जो मेन रीढ़ की हड्डी है वो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं। तो जहाँ तक ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट की आप बात करें, उसके लिए आपको एक बाकायदा अच्छा माहौल प्रोवाइड करना होगा। आपकी जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है वही स्टेबल नहीं है, तो आप किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि बाहर से आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी? तो सबसे पहले ये मैंने जैसे पहले कहा, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, उनको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। एक गवर्नमेंट अगर आती है तो अपोजिशन एक मुस्बत रोल प्ले करे, ना कि वो सड़कों पे आ जाए। अब जैसे खान साहब अब माशाल्लाह सड़कों पे हैं, इससे पहले PDM जो वो सड़कों पे थी। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा नुकसान मुल्क को हो रहा है, और मैं बड़ी अफसोस से ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि ओवरसीज़ आपके पास इन्वेस्टमेंट आए तो यहाँ के हालात आपको उस मुवाफिक करने चाहिए। यहाँ पे इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि लोग यहाँ से पैसा निकालना चाहते हैं, तो अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो डेफिनेटली आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि जब जब बाहर से पैसे आते हैं हमारे मुल्क में बूम आता है, और वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन उसके लिए एक मुवाफिक माहौल जो है वो पैदा करना भी इन स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी में आता है। राइट सर। अच्छा सर, ये भी देखने में आया है कि रियल स्टेट सेक्टर्स के जो रियल्टर्स डेवलपर्स हैं जो है वो ये शहरी इलाकों में काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर। आप ये फरमाइए कि गवर्नमेंट टूरिज़म को भी प्रमोट करना चाहती है, अगर रियल्टर्स को सहूलियात दे दी जाएँ, इनके मुतालबात पूरे कर दिए जाएँ, तो रियल्टर्स जो है वो टूरिज़म की प्रमोशन में किस हद तक किरदार अदा कर सकते हैं? कि दो इंडस्ट्रीज़ मिलकर किस तरह पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं? बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, अगर आप जो अच्छे डेवलपर हैं, मैं फिर कहूँगा कि
एक बंदा जिसने कभी ज़िंदगी में 5 मरला का घर नहीं बनाया, वो जब कहता है कि जी मैं 40,000 कनाल की स्कीम बना रहा हूँ, तो वो चेक करना चाहिए कि डिलीवर भी कर सकता है कि नहीं। तो आपका जहाँ तक सवाल है, जो अच्छे डेवलपर्स हैं, जैसे बैरिया टाउन में मैंने ज़िंदगी में कभी एक प्लॉट ना ख़रीदा ना बेचा, लेकिन मैं उनको एडमायर करता हूँ। उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्किटेक्चर पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ कराया, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ZM इंटरनेशनल है, फैसल टाउन जैसे चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके उनके साथ मिल के अगर कोई आइडियाज़ आप करें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनमें से एक एक डेवलपर जो है वो आपके पूरा एक टूरिस्ट सिटी बना सकता है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को जो है इन लोगों को ऑन बोर्ड लेके आगे चलना चाहिए, उसका आप फ़ायदा भी देखेंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, D12 जैसे मैंने पहले कहा, CDA का सेक्टर है, कितना पुराना सेक्टर है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अलॉटीज़ जो हैं वो अपने प्लॉट की आस में फौत हो गए थे। अब जो पीछे उनकी औलादें हैं उनको वो प्लॉट मिले हैं, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह डेवलप नहीं है। अभी भी आप मरकज़ में चले जाएं, सारी मरकज़ की पार्किंग नहीं है, जबकि उसके मुकाबले में आप कोई भी हाउसिंग स्कीम ले लें, जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ से 40-40 किलोमीटर दूर उन्होंने मेटल की रोड बना दी हैं। वो इसलिए कि उनका वो अपना काम है, उनको काम करना आता है। जबकि जो सरकारी इदारा है ये अपनी उससे ही नहीं निकलते, इनको बस हर महीने इनकी सैलरीज पूरी हो जाएं तो ये कहते हैं कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो डेफिनेटली ये जो हमारे मुल्क के अंदर चंद अच्छे डेवलपर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके टूरिज़म पे बहुत काम किया जा सकता है। दुनिया जो है वो टूरिज़म पे इस वक्त जो है वो रिलाई कर रही है। आप दुबई की मिसाल हमारे सामने है, उनकी लोकल आबादी कितनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़म पे वो बल्कि इस वक्त वो एक बहुत बड़ी माइशत है। तो मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली प्राइवेट लोगों को ऑन बोर्ड लेके मुख्तलिफ शोबे में काम करना चाहिए। जी, CEO तनवीर एसोसिएट्स ये फरमा रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने टूरिज़म इंडस्ट्री को ग्रूम करना है तो डेवलपर्स और रियल्टर्स को जो है वो उनकी मावनत हासिल करें, और यकीनन ये बहुत ही कारगर और सूदमंद साबित हो सकता है। अच्छा सर, मैं यहाँ पे चूँकि हमारा पब्लिक टॉक का प्रोग्राम आम लोग भी देख रहे होते हैं, और मैं आम लोगों की रहनुमाई के लिए आपकी मौजूदगी से इस्तेफादा हासिल करना चाहूँगा कि ये देखने में आया कि आम लोग जब ख़रीदो फरोख्त करते हैं, और बिलखुसूस हाउसिंग सोसाइटीज़ में जब ख़रीदो फरोख्त करते हैं, तो दरख्शां और रोशन किस्म की और बड़ी बेहतरीन किस्म की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती हैं, लेकिन मौके पर कुछ और चीज़ होती है, और आम लोग अक्सर औकात ये शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। तो आप ज़रा हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आम लोगों की थोड़ा सा रहनुमाई फरमा दें, ज़हनसाजी कर दें कि एक आम आदमी को ख़रीदो फरोख्त और लेन देन के मामलात में किन एहतियाती तदाबीर को मलूज़ खातर रखना चाहिए कि एक आम आदमी धोखाधड़ी और फ्रॉड से बच सके। सर देखिए, ये बहुत सिंपल है। जैसे मैंने पहले कहा कि अब तो बहुत टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। अब अगर इस दौर में भी अगर कोई धोखा खाता है, किसी 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करता है, किसी 2 नंबर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपने लुटने की खुद वो वजह है। बात बड़ी सिंपल है। आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसका देखें कि जी इसकी हिस्ट्री है, कोई कभी इसने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। उसके बाद बड़ा आसान है, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ ने अब साइट्स अपनी बना दी हैं कि हमारी साइट्स पे आप आके चेक कर लें कि क्या इस हाउसिंग सोसाइटी का NOC हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे कोई FIR तो नहीं कटी हुई। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि लोगों पे यहाँ पे FIRें कटी हैं, लोग फिर भी बाकी जो लोग हैं डेवलपर पे FIRें कटी हैं, लोग उनकी सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। FIR क्यों कटी है कि जी वो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है, उसने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। इस तरह की FIRों के बावजूद उनकी जो मार्केटिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है, सोशल मीडिया पे उनकी सोसाइटीज़ में लेन देन हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह तो जो इस वक्त इस तरह की हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो खुद ने है कि उन्हें, बल्कि मैं कल एक जगह बैठा था चौधरी मजीद साहब के पास, जो हमारे मेंटोर भी हैं, तो उनके पास कोई आया कि जी मेरी इस प्लॉट का पोजेसन नहीं है, उनका कोई मल्टी में प्लॉट था। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपने ये प्लॉट जब ख़रीदा था तो आपको पता था कि पोजेसन है या नहीं है? तो कहते जी नहीं, वो मुझे पता नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आप घर एक सेब लेके जाएं ना, ख़राब सेब लेके जाएं तो अपनी वालदा जो हैं उनका रिएक्शन आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि बेटा ये क्या लेके आ गए हो। तो आपने एक प्लॉट ख़रीदा और आपको, तो कहते जी वो मुझे पता था कि ये नॉन पोजेशन है पर ये सस्ता था। तो उन्होंने कहा कि ये बात करें ना, आपने सस्ता समझ के लिया कि मार्केट में उसका मिलियंस का फ़र्क है प्राइस का, तो आपको सोसाइटी ने, मल्टी सोसाइटी ने 2 साल का टाइम दिया, अब आप वेट करें, पर फिर भी मैं आपको वो। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे ये एक एग्जांपल है कि उन साहब को पता था कि जी ये नॉन पोजेशन प्लॉट है, उन्होंने इसके बावजूद लिया कि वो 10-12 लाख सस्ता है। इसके बावजूद जब वो अथॉरिटी के पास गए तो उन्होंने ये करने की कोशिश की, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ये पोजेशन में, पता सबको होता है, लेकिन इसके बावजूद फेक सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं इस आस पे कि जी ये बंदा डिलीवर कर लेगा, तो वो फिर डिलीवर होती मैंने तो कभी देखी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ
कि आम आदमी का आपने सवाल किया कि उसको बहुत एक समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, उसको सारे डेवलपर के जिस सोसाइटी में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एनओसी देखने चाहिए, उनकी इवन ज़मीन देखनी चाहिए कि क्या मौके पे ज़मीन भी है या नहीं। एनओसी तो आपको 100 कनाल पे भी मिल जाएगा, लेकिन अगले जो हैं वो 10-10 हज़ार फाइलें बेच के मार्केट में बैठे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक आम आदमी को बाकायदा वेरिफिकेशन के बाद कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चाहे वो 1 लाख रुपए की है या 10 करोड़ रुपए की है। जी बहुत शुक्रिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तनवीर एसोसिएट जनाब सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब की माराना आरा आज आपने सुनी। आज के पब्लिक टॉक में इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।